अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। मंचस्थ विराजमान आदरणीय मलिक सर को नमस्कार। वस्तुतः वक्ता की रक्षा अध्यक्ष करता है और ऐसे हमारे रक्षक संजय सर यहाँ मंचस्थ अध्यक्ष के रूप में विराजमान हैं। सम्मुख उपस्थित सभासदों में राम भैया उपस्थित हैं और अन्य भी विद्वद्गण उपस्थित हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत में मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि मुझे क्यों नहीं बुलाना चाहिए था। वस्तुतः मैं संस्कृत व्याकरण का विद्यार्थी हूँ। अब आप समझ सकते होंगे मुझे क्यों नहीं बुलाना चाहिए था। मैं अब बताता हूँ कि मुझे क्यों बुलाना चाहिए था। जब मैं संस्कृत व्याकरण की बात करता हूँ तो वो जो संस्कृत व्याकरण है उसको जब बोला जाता है कि संस्कृत व्याकरण क्या है, किमिति व्याकरणम, तो बोला जाता है कि इति शब्दानुशासनम, यह शब्दों का अनुशासन है। केशाम शब्दानाम अनुशासनम, कौन से शब्दों का अनुशासन है? वैदिकम लौकिकी च, वैदिक शब्दों का अनुशासन है और लोक के शब्दों का अनुशासन है। और जब कभी हम अपने सूत्रों की तलवारों से कोई एक नए शब्द को गढ़ते रहते हैं तो आचार्य पतंजलि यह रोकते हैं कि नहीं, आप ये नया शब्द नहीं गढ़ सकते क्योंकि यह शब्द लोक में नहीं है, और उसे अपाणनीय सिद्ध करते हैं कि यह शब्द चूँकि लोक में प्रयुक्त नहीं है इसलिए यह शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो उस लोक का जो अनुशासन करता है, उन लोक के शब्दों का जो अनुशासन करता है वह कहलाता है व्याकरण। जो हम विषय लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक संस्कृति, यह जो वर्ड है संस्कृति, कुछ जो ऐसे कई सारे खतरनाक शब्द हैं, दो चार शब्दों के नाम मैं जरूर ले लेता हूँ। फोक, लोक, शास्त्र, सशक्तिकरण, ये सब ऐसे खतरनाक शब्द हैं जो अब मुझे लगता है कि पिछले 150 साल से ये अपने यज्ञ को चला रहे हैं और आज फिर हम उसी यज्ञ में थोड़ी सी आहुति डालने पहुंच चुके हैं। तो मैं जो अपना गेहूं लेके आया हूं उसको भी उसी चक्की में मैं डाल देता हूं कि यह जो वर्ड है संस्कृति, सुसंस्कृतस्य ये भावः सन्ति तद विषय की या प्रजा अस्ति सा संस्कृतज्ञा प्रजा संस्कृति मूला प्रजा अस्ति। वह संस्कृति जो है वह सुसंस्कृत लोगों की संस्कृति है। और जब हम अब बात कर रहे हैं लोक संस्कृति, जैसे अभी पिछले वक्ता ने भी बोला कि मैं लोक का विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो जब हम बात करते हैं हम विशेषज्ञ हैं तो विच मीन्स कि लोक का कोई एक शास्त्र है और उस शास्त्र के विशेषज्ञ हम हो सकते हैं। लोक तो एक बहता पानी है, जब एक बहता पानी है तो उसको हम शास्त्र के नियमों में कैसे बांध सकते हैं। ठीक है, आज जो मेरा प्रस्तावित विषय था वह विषय है लोक गाथा। लोक गाथा में ज्ञान तत्व। थोड़ा सा मैं इसको और नैरेटिव सिद्ध करूंगा। जैसे जो फोक शब्द जिसकी हम बात करते हैं, जो समहाउ इंडो जर्मनिक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से आया, लिंग्विस्टिक टेक्नोलॉजी से, या फिर इंडो यूरोपियन टेक्नोलॉजी से आया, उसकी लिंग्विस्टिक परंपरा से आया, उसका मतलब जो हमारा लोक है वह नहीं है। इसीलिए आदरणीय वासुदेव शरण अग्रवाल गुरु जी लोक को लोक नहीं कहते थे, वो जनपद की संपदा कहते थे। हमारा जो पूरा एक जनपद, एक जो जनमानुष का जो समुदाय है, उस जनमानुष के समुदाय की जो संपदा है वह कहलाती है लोक की संपदा, वह कहलाता है जन का मूल भाव। इन्हीं मूल भावों को लेते हुए जब हम संस्कृति की बात करते हैं, जब हम मूलतः लोक गाथाओं की बात करते हैं, तो यह कैसे उत्पन्न हुई। बहुधा जब मैंने लोक भाषा को गूगल करने का प्रयास किया, हमारे आदरणीय जो संचालक हैं उन्होंने बोला कि प्राच्य और नवीन को मिला करके चलना। तो मैंने जनरली जब गूगल किया लोक गाथा शब्द को, तो वो ये बोलते हैं कि ये अंग्रेजी के बैलेट शब्द से मिल करके बना हुआ है। क्या हम ये परिभाषाओं को सही मान रहे हैं?
लोक गाथा और बैलेट कितने दो अलग अलग आयाम हैं। लोक गाथा एक संपूर्णता है और बैलेट एक विशेषज्ञ, एक विशेष प्रणाली है। तो मुझे नहीं लगता कि यह उसकी समतुल्यता अच्छी है। और हम क्यों लोक गाथा को बैलेट से तुलना कर रहे हैं? जब मैं अपनी साहित्यिक परंपरा में देख रहा हूँ तो जो पाली और प्राकृत की जो जातक कथाएं हैं, वह जातक कथाएं भी लोक गाथाओं के रूप में चल रही हैं। वह मूल रूप में हमारी जो ऊर्जा का केंद्र जो साहित्य परंपरा है, वो गाथा सप्तशती के माध्यम से चल रही है। तो वह जो गाथा सप्तशती है, वह गाथा साहित्य का वर्णन करते हुए चलती है और वही हम लोक गाथा के रूप में उत्सृजित करते हुए आए हैं। वस्तुतः जो लोक गाथा होती है वह एक संपूर्ण विवरण को प्रस्तुत करती है उस कथानक का, जबकि लोकगीत जो है उसके सूक्ष्म विशेषताओं, विशेष गुणों को प्रदर्शित करता है, लेकिन लोक गाथा जो है उसके संपूर्ण इतिवृत्त को प्रस्तुत करती है। क्या यही चीज़ हमारी साहित्य परंपरा में नहीं थी? आप जब अभिज्ञान शाकुंतलम देखते हैं तो वह पूरा का पूरा एक वर्णन हमें प्राप्त होता है जो कि दुष्यंत की कथानक से चलता आया है। अब आप बोलेंगे कि नहीं, वो तो शास्त्र परंपराएं हैं, तो वह लोक गाथा कैसे हो सकती है? लेकिन क्या जब कालिदास ने उस अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा तो क्या वह लिखित परंपरा में लिखा? नहीं, वह भी वाचिक परंपरा में हुआ। मूलतः हमारे भारत के जितने भी शास्त्र ग्रंथ हुए या जितने भी लोक प्रसिद्ध रचनाएं हुई, वह हमेशा वाचिक परंपरा में शुरू हुई। लिखित की परंपरा तो बहुत बाद में शुरू हुई। हमारी जो मूल संकल्पना है वह पूर्णतः वाचिक संकल्पना रही है और इसीलिए लोक ने आज भी उसको धारण करते हुए उसी वाचिक रूप में उसको तैयार किया है। जब हम बात करते हैं कि आज की आधुनिकता के संदर्भ में कि किस प्रकार लोक जो है अपनी विषय वस्तु को एक अलग अलग रूपों में निर्धारित करता है, हम लगातार बात करते हैं कि लोक क्या है और शास्त्र क्या है। यही प्रसंग हम लोक गाथा के रूप में भी लेते हैं। क्यों लोक गाथाएँ हमारे ऐतिहासिक महाकाव्यों के रूप में आगे प्रचलित हैं? क्या पृथ्वीराज रासो या आल्हा उदल की जो हम लोक गाथाएँ बोलते हैं वो अलग अलग चीज़ें हैं? दोनों एक ही हैं, लेकिन एक को हम साहित्यिक पराकाष्ठा में निर्धारित प्रतिमानों में रखते हुए एक को हम महाकाव्य बोलते हैं और आल्हा उदल को वहीं हम लोक काव्य के रूप में प्राप्त करते हैं। इन सारे जो भेद हैं, यह सारे भेद फिर उसी ओर इंगित करते हैं कि इस प्रकार लोक और शास्त्र अलग अलग हैं। वस्तुतः मेरा यह मानना यह है कि पुनः मैं उसी मुद्दे पर आता हूँ कि लोक और शास्त्र दो अलग अलग विधाएं हैं ही नहीं। हमारे हिसाब से एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि दादुर रहे निकट कमलन, जिनको हम बोलते हैं कि दादुर रहे निकट कमलन के कभी न रस पहचाने। हम उस कमल के पास तो रह रहे हैं लेकिन उसके रस को नहीं पहचान रहे हैं। हम उसको लोक और शास्त्र इन दो अलग अलग मर्यादाओं में केंद्रित कर रहे हैं और फिर उसी के सशक्तिकरण, उसी पर चर्चा और उन्हीं सारे मुद्दों पर हम व्यवस्थित चर्चा करते हुए आ रहे हैं। ये परिचर्चा यहाँ नहीं शुरू हुई है, ये परिचर्चा जब हम बनारस से गाड़ी में बैठे हुए थे तब से चल रही है और मैं उसी को एक सातत्य के रूप में देख रहा हूँ। एक बहुत विशद लोक साहित्य लोक गाथा के रूप में हमें प्राप्त होता है, फिर वो चाहे वो बुंदेली साहित्य हो आल्हा उदल के रूप में, या फिर राजस्थानी साहित्य हो ढोला मारू के रूप में, या फिर अनेक जहाँ जहाँ की लोक संस्कृतियाँ हैं वहाँ वहाँ की हमें लोक गाथाएँ प्राप्त होती हैं। यह लोक गाथाएँ मूलतः गेय पदों में होती हैं और उन्हीं गेय पदों को जब हम रूपांतरित करते हैं अपने सहज स्वभाव, मृदु स्वभाव में लोक गायन के रूप में, तो एक विशेष चर्चा यह भी है कि क्या लोक गायन की जो परंपरा है क्या वह शास्त्रीय गायन से इतर है? मेरा जो मानना है, लोक गायन एक अपनी स्वयं की रचनाबद्ध प्रणाली में चलता है, उसके साथ भी रस निष्पत्ति होती है,
उसके साथ भी आनंद होता है, श्रोता के साथ उसका रस साहचर्य होता है। तो यही सब तो नाट्यशास्त्र के भी सिद्धांत हैं। यही सारे सिद्धांत भरत मुनि से लेकर के अभिनव गुप्त लगातार बोलते चले आ रहे हैं कि एक निश्चित पैरामीटर में अगर हम चल रहे हैं तो ठीक है, हमारी भाषा परिवर्तित हो सकती है, हमारे विचार परिवर्तित हो सकते हैं, हमारा क्षेत्र विशेष देश काल स्थान की परिस्थितियों से अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारी जो मूल भाव है, मूल जो विधा है, वह विधा एक ही विधा कहलाती है। हम उसको शास्त्रीय और लोक इन दो विभाजनों में न बांटते हुए सिर्फ उसको संस्कृति और परंपरा के मूलक तत्वों में रखें और उन्हीं मूलक तत्वों को हम जिस प्रकार से निर्धारित करें वही उसके ज्ञान के तत्व के रूप में हमें परिलक्षित होता है। जो लोक गाथाएँ हैं वह हमें केवल ज्ञान के मार्ग की ओर नहीं ले जाती हैं, वह हमें आनंद के मार्ग की ओर ले जाती हैं, जो कभी हमें भक्ति के मार्ग से लेके जाती हैं या फिर कभी हमें वीर गाथाओं के मार्ग से लेके जाती हैं, कभी वो हमें शांत रस में बिठा करके एक शांत चित्त आत्मा के रूप में उद्वेलित करती हैं और कभी वो हमें वीर रस में आप्लावित होकर के राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र चेतना और राष्ट्रवाद के नियमों में संयमित करती हैं। इन सारे विचारों को जब हम देखें तो यही सारे विचार हम अलग अलग रूपों में, अलग अलग कलाओं में, अलग अलग माध्यमों में एक ही रस को निष्पन्न करते हैं और इन सारे रसों की परिणति अब हम लोक के मार्ग से देखें तो लोक रस कहलाएगा और शास्त्र के मार्ग से देखें तो वो रसास्वाद कहलाएगा, जिसे हमें ब्रह्मानंद सहोदर की भी अनुभूति प्रदान की है। इन्हीं सारे विषयों को अलग अलग रूपों में जब हम देखते हैं तो हमें अलग अलग विभाजनों में ये सारी चीज़ें देखती हैं। तो इन भेद मार्गों को दूर करते हुए अगर हम एकात्म भाव में आए तो यह विभाजन की रेखा हटा करके हम लोक को ही शास्त्र माने और शास्त्र को ही लोक माने, यही आकांक्षा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन भी है कि आप इन सारे विषयों को और अधिक रूप में व्याख्यायित करें और अधिक रूप में चर्चा करें, जिससे कि सारी परिणति हमारे आँखों के सामने स्पष्ट हो और यह जो लोक संस्कृति का वास्तविकता में एक उत्सव के रूप में हो, यह किसी आगामी नए लोक और शास्त्र के मध्य के रूप में स्थापित यज्ञ को परिणाम न दे और हम यहीं इसकी पूर्णाहुति करके लोक और शास्त्र की समन्विति के आधार पर कार्य करें, ऐसी आकांक्षा है। आप सभी ने हमें आमंत्रित किया, इसका विशेष रूप से धन्यवाद और विशेष रूप से आभार। धन्यवाद।